हिमाचल प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं भानु प्रकाश नेगी। उत्तराखंड में बागवानी की बड़ी संभावनाएं हैं, जिसके साथ स्वरोजगार भी जुड़ा हुआ है। लेकिन राज्य निर्माण के 21 साल बाद भी हिमाचल की तरह ये स्वरोजगार का जरिया यहाँ नहीं बन पाया है। क्या कारण है और क्या संभावनाएं हैं, किस तरह से इसे बागवानी मिशन के अंतर्गत जोड़ करके एक स्वरोजगार का बड़ा जरिया बनाया जा सकता है। बागवानी मिशन को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और क्या संभावनाएं हैं, हमारे साथ खास बातचीत के लिए आज मौजूद हैं पूर्व उद्यान निदेशक डॉक्टर वीर नेगी। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से बागवानी की भारी संभावनाएं यहाँ पर मौजूद हैं, हिमाचल की तरह हमारा भौगोलिक परिदृश्य है, लेकिन वो दिशा और दशा न मिलने के कारण अभी तक हिमाचल की तरह एक इसको मिशन के तौर पर नहीं लिया गया है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिमाचल उत्तराखंड से बहुत पुराना राज्य है, और दूसरा वहाँ पर वो जो उनके जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर वाई.एस. परमार, उन्होंने प्रदेश की नींव रखते ही बहुत सारी ऐसी प्रगतिशील योजनाएं जो बागवानी के लिए वो उन्होंने उनके टाइम पे लॉन्च हुई थी। और एक और मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत बड़ा मिथ है कि उत्तराखंड जो है हिमाचल से बागवानी में पीछे है। इसको मैं एक क्लियर करना चाहता हूँ कि एक्सेप्ट जो है सेब के अलावा उत्तराखंड हर क्षेत्र में, बागवानी के हर क्षेत्र में, चाहे वो सब्जी हो या और फल हैं, आम, अमरूद, लीची, जितने वो हैं उसमें सब्जी हो गई, मसाले हो गए, आप इसमें आपका मशरूम हो गया, सब मामलों में जो अगर आप बागवानी फसलों से जो इनकम होती है राज्य की, अगर आप देखेंगे कि भारत सरकार का जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, उसके जो है वो जो डाटा होते हैं आंकड़ों के हिसाब से उत्तराखंड हिमाचल से आगे है हर मामले, एक्सेप्ट सेब मैंने बताया, क्योंकि सेब वहाँ पे पहले से ही प्रमोट किया गया था। हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो पुराने सेब के बगीचे थे, जैसे कि वहाँ पे हमारे यहाँ हर्सिल से शुरू हुआ था, जो विल्सन जो था उसने सेब की जो है शुरुआत की थी, उन्होंने उसकी की, तो वहाँ पर सेब के माले वो ज़रूर हमसे आगे हैं। जी। और ये बात ज़रूर है कि देखिए, अगर आप देखना चाहेंगे तो उत्तराखंड का जो बागवानी का जो निदेशालय है, उत्तर प्रदेश के समय से भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 2 निदेशालय होते थे उद्यान के, और पर्वतीय जो निदेशालय था वो 1955 या इसके आसपास जो है वो रानीखेत में चौबटिया में स्थापित किया गया था। तो इसलिए, और यहाँ पे रिसर्च बहुत होती थी, जो चौबटिया से बहुत सारे हमारे सेब की वैरायटीज़ निकली हैं, और भी कई टेम्परेट फ्रूट्स के जो है वहाँ पे उस समय होता था। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि उत्तराखंड, अगर हम नए प्रदेश की बात करें तो 20-21 सालों में भी अगर आंकड़ों पे अगर आप गौर करें तो जो अगर आप 2001 को एक आधार वर्ष माने और आज 2019-20 को माने, तो क्षेत्रफल के हिसाब से और उत्पादन के हिसाब से काफ़ी बागवानी के क्षेत्र में प्रगति हुई है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो इसको हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, उत्पादकता प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ जो है, वो डेफिनेटली हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर और हिमाचल से तो कंपैरेटिवली कम है। उसका एक रीज़न है कि हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी जो है वो किसानों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का अभाव है, और जो नए प्रकार मतलब उन्नतशील प्रकार के बीज और जो प्लांटिंग मटेरियल है उसका जो है शुरू में काफ़ी मतलब अभाव था, लेकिन अब जो है पिछले कुछ वर्षों में इसमें काफ़ी मतलब सुधार हुआ है। और मैं खुद यहाँ पे उत्तराखंड में 6 साल उद्यान विभाग में काम किया हूँ। शुरू में तो 3 साल में निदेशक बागवानी मिशन जो भारत सरकार की योजना उसमें निदेशक था। उसके बाद
2015 से और मैं 18 तक जो है मैं फिर पूर्णकालीन जो है निदेशक उद्यान भी रहा हूँ। तो उस बीच में अगर आप देखेंगे तो 2014-15 से और 16-17 के बीच में कम से कम 10-12 नई योजनाएं जो है क्रियान्वित की गई थी, जो जिससे कि आप कह सकते हैं जैसे एप्पल मिशन एक योजना है जिसमें कि हाई टेक कल्टीवेशन, अल्ट्रा हाई डेंसिटी के एप्पल के पौधे, मतलब 1 एकड़ में 1000 पौधे, जबकि नॉर्मली कम लगते थे, 6x6 था, अब काफ़ी 6x6 का जो पहले होता था अब वो हो रहा है। उसमें एंटी हेल नेट, ट्रेलिस सिस्टम, मल्चिंग और फेंसिंग सब उसमें है, और 1 एकड़ की जो लगभग कॉस्ट आती है वो 12 लाख रुपए उसमें है, जिसमें से कि पायलट प्रोजेक्ट था और उसमें 80% स्टेट गवर्नमेंट राज सहायता देती है, 20% ही केवल किसान को लगाना पड़ता है। वैसे ही वालनट मिशन और जो नट्स हैं हमारे उसके लिए भी मिशन लॉन्च किया गया। राज्य खाद्य प्रसंस्करण जो एक योजना थी वो भी क्रियान्वित की गई। बेमौसमी सब्जियों की जो योजना थी वो भी क्रियान्वित की गई। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए वर्मी कंपोस्ट यूनिट को बनाना और ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी कई योजना चालू की गई। मसाला जो हमारे यहाँ के, अगर आप देखेंगे कि हमारे उत्तराखंड में सल्ट की जो मिर्च है वो बहुत फेमस है, तो उसको मतलब और भी जिलों में मसाला उत्पादन के लिए जो है उसमें एक प्रोत्साहन योजना भी लागू की गई थी कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसको मिर्च को पैदा करें। तो ऐसे ही बहुत सारी योजनाएं। मशरूम में अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड में बहुत एक प्रकार से क्रांति आई है, और इसका हम ये कह सकते हैं 2015 में हमने एक्चुअली में 2014-15 से हमने सीरीज़ ऑफ जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स और जिसको बोलते हैं कि जागरूकता अभियान चलाया था, और कई राज्य स्तरीय हमने जो है और जनपद स्तरीय भी जो है सेमिनार वर्कशॉप ये किए थे। जैसे आम पे किया था, सेब के लिए हमने उत्तराखंड के सेब को ब्रांडिंग करने के लिए हमने दिल्ली, लखनऊ और बम्बई में 2-2 बार जो है हमने वहाँ पे सेब प्रदर्शनी की थी बम्बई में। और उत्तराखंड के सेब को भी हमने एक नई पहचान जो है, जो हमारे इवन उत्तराखंड के लोग बम्बई में, दिल्ली में रहते हैं, उनको ये नहीं पता था कि उत्तराखंड में भी सेब होता है जी। तो ये जैसे सेब का हो गया, ऐसे ही सिट्रस, हमारा जो जितना भी मिड हिल्स है उत्तराखंड में वो जो ज़्यादातर खेती मिड हिल्स पे होती है, और क्लाइमेट के हिसाब से हमारे यहाँ जो नींबू वर्गीय फसलें ज़्यादा, उसमें माल्टा हो गया, संतरा जो छोटा वाला जो हिल लेमन बोलते हैं, हिल क्या बोलते हैं उसका, पहाड़ी संतरा, पहाड़ी संतरा, गलगल। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ मतलब इसकी संभावना भी है और होता भी है जी। देखिए जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपके समय में सेब का एक मिशन के तौर पर जो है उसे प्रमोट किया गया, फिर आम को लेकर के भी आपने प्रमोशन किया जगह जगह, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे मुंबई की हो। लेकिन उस तरह से जो इस तरह की आपकी योजनाएं थी और जिस तरह से आपने इन पहाड़ी फलों को जो है एक आगे बढ़ाने का काम किया था, वो आगे नहीं बढ़ पाया, क्या वजह आप मानते हैं इसकी? अब ये तो मैं किसी पे मतलब आक्षेप तो नहीं करना चाहता हूँ, बट होता ये है कि जो इंडिविजुअली जैसे कोई डायरेक्टर है तो ऐसा नहीं है कि मिनिस्टर तो उनके साथ तो हमने भी काम किया था और सेक्रेटरी जो हैं, पर ये डिपेंड करता है कि कौन आदमी आपके वहाँ आपका डायरेक्टर का पद पे बैठा हुआ है, क्या इनिशिएटिव, ये इंडिविजुअल इनिशिएटिव की बात है। तो अब हम ये नहीं कह सकते, बट ये है कि हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हमने जो एक बार मुहिम शुरू की थी। होता क्या है कि जैसे कई लोग कहते हैं कि साहब ये आपके सेमिनार करने से कुछ होता नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे एक शांत तालाब में आप कंकड़ जब फेंकते हो तो तरंगें उठती हैं उसमें, तो वही ये है कि जैसे मैं मशरूम की बता रहा हूँ, मशरूम के मामले में आज उत्तराखंड बहुत आगे पहुँच गया है। और अगर आप देखेंगे कि हमारे स्पेशली देहरादून
ये आपका हरिद्वार तो बहुत बड़ा हब हो चुका है। कई ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं जो है वहाँ पे लग रही हैं जिनका कि प्रोडक्शन भी काफ़ी है। तो वैसे ही है जैसे मधुमक्खी पालन पे भी हमने काफ़ी जोर दिया था। उस पर भी हमने कुछ एक सेमिनार किया था। तो वो है मधुमक्खी का तो पालन का 2 फायदे हैं। एक तो हॉर्टिकल्चर में हम लोग या एग्रीकल्चर में कहते हैं पर परागण, कई ऐसी फसलें हैं जो कि बिना अगर उस पर पॉलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन, तो उसमें उसकी उत्पादकता बहुत कम रहती है। तो एक वो है, और दूसरा उसका ये है कि शहद प्लस और भी इससे कई हैं, जैसे बी वेमम है, इसका मोम बनता है, प्रोपोलिस वगैरह, ये बहुत सारे इसके वो हैं बाई प्रोडक्ट हैं मधुमक्खी पालन से। और जो आपका किसान की भी इससे आय बढ़ती है। और मैं ये समझता हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक विज़न है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना है, तो उस दिशा में उत्तराखंड राज्य में न केवल उद्यान विभाग बट कृषि विभाग और उसके साथ साथ कई ऐसे और विभाग हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरिंग है, फिशरीज़ है, ये लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। और योजनाएं हैं, बट ये है कि पिछले अब 1-1.5 साल से, तो आप 2 साल से समझ रहे हैं कि कोविड की वजह से फ़र्क पड़ा है। लेकिन अगर आप नेशनल लेवल पे देखेंगे या राज्य लेवल पे, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का देखें या स्टेट में, जो जीडीपी में सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ही एक और एलाइड सेक्टर ही है जिसकी वजह से हमारे जीडीपी मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, नहीं उससे तो उसी की वजह से बढ़ा है, और चीज़ें तो बहुत कम होगी। मैन्युफैक्चरिंग में कमी आई है, सर्विस सेक्टर में कमी आई है। तो एग्रीकल्चर ने, और इवन एक्सपोर्ट भी कम से कम 35 से 40% जो है, जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का पिछले मतलब 2 साल में बढ़ा है कोविड पीरियड में। तो क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें जीडीपी के अलावा देखो आप रोज़गार प्रदान करता है। और हमारे उत्तराखंड में जितने भी हमारे युवक थे या कई और ऐसे जो प्रवासी लोग थे जो जिनको कोविड के पीरियड में जैसे कोई दिल्ली, बम्बई और बहुत सारे शहरों में रहते हैं, वो वापस आए, तो उन्होंने भी काफ़ी, जो हमारे पास जैसे रिपोर्ट्स आती हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की भी स्कीम है इसमें, जो ऐसे लोग आए थे रिवर्स माइग्रेशन करके, उनके लिए भी सरकार ने कुछ योजनाएं चलाई हैं जिसमें उनको लोन देना। और किसानों के लिए तो एक दीनदयाल उपाध्याय जो योजना है उसमें 3 लाख तक की ऋण जो है वो इंटरेस्ट फ्री है। तो मुझे ये लगता है कि जो आपने कहा कि रोज़गार के लिए नेचुरली हमारे पहाड़ों में तो क्योंकि इंडस्ट्री है नहीं वहाँ पे, लोग कई कोशिश के बावजूद भी कोई वहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री जाती नहीं है। तो वहाँ का तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर जो है, जैसे प्राइमरी प्रोसेसिंग, हम ऐसा है कि वहाँ पे क्योंकि प्रोसेसिंग में 2 चीज़ें हैं, जो आप एक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। जो बड़ी जो है एडवांस प्रोसेसिंग है वो तो प्लेन जैसे हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून में लगाई जा सकती। लेकिन हमारे यहाँ जैसे ना वो कि आपने कोई किसी चीज़ का पल्प बना लिया तो वो आपको पूरे ट्रक से नहीं लाना पड़ेगा, वो आपका कुछ मतलब जो है छोटी गाड़ी में भी आप वो उसका जो है प्राइमरी प्रोसेसिंग करके ला सकते हैं नीचे। तो ये इन चीज़ों की जो है, और सरकार ने एक और योजना जो है माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के टाइम पे था कि वो ग्रोथ सेंटर। तो ग्रोथ सेंटर ये था कि हर डिस्ट्रिक्ट में ग्रोथ सेंटर स्थापित किए जाएंगे, और फिर पहाड़ों में ग्रोथ सेंटर नेचुरली इट विल बी अराउंड एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़। तो जैसे मैं अभी देख रहा था कि एक भारत सरकार की योजना है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना है। तो उसके अंदर चमोली में जैसे फिश को जो है उन्होंने वो किया है। इसका मतलब कि वहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोप है, संभावनाएं हैं। तो अलग अलग हर डिस्ट्रिक्ट का, कहीं जैसे उत्तरकाशी में सेब है, तो बहुत कई हरिद्वार में जैसे मशरूम उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। तो इस टाइप से जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना में
जो है ये बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट काफ़ी अपना प्रयास भी कर रही है, और किसानों को भी मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे बेरोज़गार नवयुवक हैं, जो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सपोज़ पिछले पहली कोविड की जो पहली लहर थी, उसमें अगर माना पूरे प्रदेश में सपोज़ 80,000 या 1 लाख लोग अगर आए होंगे, तो उसमें से लगभग 20% लोग ऐसे होंगे जो कि रुक गए हैं वापस। कई लोग तो दोबारा फिर चले गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे युवक हैं जो अपना धंधा जो है, और कृषि आधारित, जैसे कई लोग पॉली हाउस लगा रहे हैं, सब्जी उगा रहे हैं, और कई लोग जो है वो कर रहे हैं। एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एप्पल को, एक तो राज्य सरकार की एप्पल मिशन योजना तो है ही, जो मैंने बताया जी। उसके अलावा एक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में, और कोऑपरेटिव पे इसमें गवर्नमेंट का बहुत फोकस है। और आपको जैसे पता है कि भारत सरकार में भी एक कोऑपरेशन का एक अलग से कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बना दिया गया है जी। जिसके कि जो इसके जो मिनिस्टर है वो माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी को जिम्मा दिया गया। तो कोऑपरेशन के थ्रू एक उत्तराखंड में बहुत बड़ी योजना, लगभग 3500 करोड़ की एक योजना है, जिसमें प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज, जैसे मैंने बताया कि हॉर्टिकल्चर में सेब उसमें है, जिंजर, टर्मरिक और सब्जी पैदा करना, ये फोकस किया हुआ है। और जैसे रेशम फेडरेशन है, कोऑपरेटिव रेशम जो है कोऑपरेटिव के थ्रू है। एनिमल हस्बेंड्री में भी कोऑपरेटिव्स को बना दिया गया है। मिल्क फेड कोऑपरेटिव तो पहले से थी, जो आप देखते हो ये हमारा यहाँ का आंचल या जो भी है। तो ऐसे ही जो है एक एप्पल फेडरेशन बनाया हुआ है, और पूरे स्टेट में अभी तक 17 एप्पल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बन गई हैं। उसमें 13 या 14 और बनाने की जरूरत है, और लगभग 8,000 किसान को उसको जोड़ा गया है। एप्पल फेडरेशन का जो एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई की गई हैं, उसमें ये एक तो यह है कि सबसे पहले जो 8,000 किसान उसमें एग्जिस्टिंग हैं फार्मर, जिनके पास सेब के बगीचे हैं, तो उनसे सेब खरीद कर, और फिर जो है उसको आगे जो फॉरवर्ड लिंकेज है, जितने भी बड़े बड़े रिटेल हाउसेज हैं, तो उनको बेच करके, और फिर किसानों को, मतलब किसान को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, जो बायर आएगा वो उसको फैसिलिटेट करके बायर के थ्रू जो है किसानों को उचित मूल्य दिलाना। एक तो दूसरा ये है कि लगभग जो है जितने पर्वतीय ज़िले हैं सेब उत्पादन से, लगभग 100 टोटल 1000 जो 5 नाली में एक बगीचा, इसीलिए छोटे छोटे किसानों को क्या है कि 1000 जो है एप्पल के नए बगीचे लगाए जाएंगे, जिसमें कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का और प्लांटिंग मटेरियल, रूट स्टॉक यूज़ किया जाएगा। प्लस जो है जो पुराने बगीचे हैं उनका भी जीर्णोद्धार किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना 30, 40, 50 साल पुराने हैं, अब उनमें उनकी उत्पादकता कम हो गई है, तो उस पर हेडबैक, मतलब उस पर ग्राफ्टिंग करके नई वैरायटी लगा करके, तो वो फिर उसकी उत्पादकता बढ़ाई जाती है। ये भी एक नया इनिशिएटिव है जो कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने जिसका बीड़ा उठाया है। अच्छा नेक जी, जैसे कि हमारे पर्वतीय ज़िलों की अगर बात की जाए, 9 पर्वतीय ज़िले हमारे पास हैं, और वहाँ पर विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, यानी कि कहीं सेब हो सकता है, कहीं जो है सिट्रस फ्रूट हो सकते हैं, कहीं जो है वालनट हो सकते हैं। तो इस तरह की विभिन्न जो कई जगह जो है आम भी जो है वहाँ पर बड़ा अच्छा हो रहा है। तो अब क्या किए जाने की आवश्यकता है ताकि ये प्रोत्साहित हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके? हाँ, ये ऐसा है कि इसके लिए एक पूरे प्रदेश का, चाहे वो पर्वतीय, क्योंकि मैदानी जिलों में तो मेनली मैं तो यही कहता हूँ कि वहाँ पे जो एग्रीकल्चर, जो जैसे सीरियल्स और ये, क्योंकि हमें अपना फूड सिक्योरिटी भी स्टेक पे नहीं रखना चाहिए, लेकिन पूरे प्रदेश में हॉर्टिकल्चर के विकास के लिए एक पर्सपेक्टिव प्लान बनाने की आवश्यकता है। एक ऐसा प्लान, और उसमें हमको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, जैसे घाटी क्षेत्र है, वहाँ पे गर्म, जिसको सब ट्रॉपिकल हम जैसे हॉर्टिकल्चर के लिए कहते हैं कि भाई आम, अमरूद, लीची, ये मेन है। फिर थोड़ा मिड हिल्स जिसको हम कहते हैं,
कि 3,500 से लेकर के और 4,500 या मतलब 3,000 से लेकर के वहाँ के लिए अलग प्लानिंग। जैसे वहाँ पे हमने देखा कि सिट्रस, और अब आप देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जहाँ पहले आम नहीं होता था, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है तो वहाँ भी आम अब होने लगा है जी। तो जैसे मिड हिल्स के लिए अलग क्रॉप प्लानिंग की जानी चाहिए, और जो हाई हिल्स हैं जैसे वहाँ पे टेम्परेट फ्रूट जैसे मिलता है, सेब, नाशपाती, अखरोट और विभिन्न प्रकार के जो नट्स फ्रूट हैं, जी जी, है ना, और स्टोन फ्रूट्स जो है उनको एक्चुअली में प्लानिंग ऐसा करके। और सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए, किसान काम तो किसान करेगा, लेकिन उसको किसान को जो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, चाहे बीज हो, बड़े अच्छी क्वालिटी के हाइब्रिड बीज हों सब्जियों में जैसे हैं, और फलों में जो है उसमें जो पौध है, तो स्टेट ऑफ आर्ट जो है नर्सरी जो जिसको बनाने की भी ज़रूरत है। और एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि राज्य में एक 2022 से एक जाइका है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, वो जो जैसे वर्ल्ड बैंक की तरफ फंडिंग एजेंसी है, तो जाइका द्वारा एक 250 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट जो है जो 4-5 साल चलेगा, और वो स्पेशली 4 जिलों में इनिशियली चलेगा। वैसे उसका फर्स्ट, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ भी आएगा। तो ये उत्तरकाशी, टिहरी, गढ़वाल में और नैनीताल एंड पिथौरागढ़, कुमाऊं रीजन में ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होगा। उसमें जो विभाग की कोशिश है और सरकार की है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, अच्छी नर्सरियाँ स्थापित, और प्लांटिंग मटेरियल अगर ज़रूरत पड़े तो अच्छी वैरायटी को, जो न्यू वैरायटीज़ हैं उनको इंपोर्ट करके फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके किसानों को दिया जाएगा। तो ये भी एक फ्यूचर की एक योजना है, और मुझे लगता है कि उसके बाद हमारे यहाँ जो उत्पादक और उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि होगी। और डेफिनेटली जब मेन क्या है कि अगर आपका जब उत्पादकता ज़्यादा होती है तो जो किसान क्या है, डबल क्या ट्रिपल भी हो सकती है। जी। तो सर, इसमें जैसे अभी आप कह रहे थे कि इन सब की बहुत अच्छी संभावना है और जायका के द्वारा भी काफ़ी प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो इस तरह से अब जो पहाड़ी किसानों की जो समस्याएं हैं, विशेष करके मैदानी किसान तो मंडी में अपना सामान बेच आते हैं, लेकिन अगर वो वहाँ पर उत्पादन भी करते हैं, लेकिन उनके पास कोई वाजिब दाम देने वाला नहीं मिलता है, कोई मंडी की इस तरह की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। तो क्या इसके लिए मंडी की ज़रूरत है छोटे छोटे बाज़ारों में? हाँ, बिल्कुल ज़रूरत है। और लेकिन उसके लिए मैंने ये बताया ना, बाज़ार के लिए सबसे पहले वॉल्यूम होना बहुत ज़रूरी है जी। अभी मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं कि पर्वतीय जनपदों में, जैसे चमोली में, कर्णप्रयाग में एक मंडी है जी, बागेश्वर में है, तो सभी जनपदों में लगभग एक मंडियाँ हैं, और वो ऑलमोस्ट मतलब इतनी ज़्यादा मतलब क्रियाशील नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि हमारे पास वॉल्यूम नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर वॉल्यूम होगा, इसीलिए गवर्नमेंट मतलब अभी जो एक नया कंसेप्ट आया है, एक तो क्लस्टर अप्रोच, और दूसरा फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप, जैसे सब्जी उगाने वालों का एक ग्रुप होगा, जो कोई संतरा उगा रहा है तो उनका अलग ग्रुप होगा, मैंगो जैसे एप्पल वालों का एक अलग ग्रुप होगा। तो एक तो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और क्लस्टर अप्रोच मतलब ये है कि जैसे मैं बताता हूँ कि आप लोग कहते हैं यार हमारे यहाँ माल्टा है, लेकिन क्या एक गांव में माना 5, 10, 20, 25 बोरियाँ हो रही हैं, तो वो क्या है कि उसको फिर ले जाना, कहाँ ले जाएंगे आप? तो अगर वॉल्यूम होगा तो जैसे आज मैं आपको बताता हूँ, सेब के मामले में हरसिल में जो 8 गांव हैं जहाँ सेब होता है, तो सारे लोग इवन हिमाचल से और हमारे यहाँ से दिल्ली तक के जो ट्रेडर्स हैं वो सीज़न में वहाँ जाते हैं, वहीं खरीद लेते हैं। तो हरसिल के किसान को कहीं बाहर बेचने की जरूरत नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वॉल्यूम, जिसको बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल, उसके लिए वॉल्यूम, और वॉल्यूम तभी होगा जैसे आप एक गांव, आपका गांव है सपोज, तो वहाँ पे अगर आपने सभी किसानों ने, ज़्यादातर किसान, अगर जैसे आपके गाँव में सपोज सिट्रस का, जैसे मैंने कहा माल्टा होता है या नारंगी होती है या आपका ये जो कागजी है, अगर सभी लोग एक ही फसल का उत्पादन करें, तो वो नेचुरली आपका उत्पादन बढ़ेगा, और पता लगा कि आपके गांव में 2-3 ट्रक उत्पादन हो गया,
तो कोई भी आदमी नीचे से ऋषिकेश से, कोटद्वार से, सब आदमी कोई भी ट्रेडर है वो तो आपके गांव में, और वहाँ आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। जी जी। तो आपका कहने का मतलब है कि सबसे पहले वॉल्यूम को बनाना होगा। वॉल्यूम बढ़ाना है, और वॉल्यूम है, जैसे अगर आप डाटा देखें तो वॉल्यूम है, लेकिन छितरा हुआ है वो। तो इसलिए जैसे मैंने कहा ये क्लस्टर और एफपीओ वो है फार्मर्स, जिससे किसानों का एक संगठन है। तो वो एफपीओ बनाने का एक फ़ायदा ये है, और भारत सरकार ने अब पिछले बजट में भी वो कहा था कि लगभग 10,000 एफपीओ, जो कि जिसमें आपका एक एसएफएसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और नाबार्ड भी एफपीओज़ को फंड करता है। एफपीओ को भी अगर आपने बनाया तो उसके लिए आपको 2-3 साल तक जो है एक हैंड होल्डिंग के लिए कुछ पैसा दिया जाता है। तो उसमें क्या है कि जब आपने एक संगठन बनाया तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और एक उनके साथ में कुछ टेक्निकल लोग होते हैं जो किसान को ट्रेनिंग बताएंगे वगैरह। आप सब्जी उगा रहे हैं या ऑर्गेनिक सब्जी, तो वो बताएंगे भाई कैसे आपको करना है। एफपीओ माना सपोज आपके 500 किसान आपके एफपीओ के मेंबर हैं, तो उनके लिए एफपीओ का एक फ़ायदा केवल बेचने में नहीं है, इवन जब आप कल्टीवेशन करेंगे और उसमें आपको जो इनपुट लगता है, आज की डेट में क्या है कि सपोज आप भी जाते हैं दुकान से, आप कुछ दवाई लाते हैं, खाद लाते हैं, मैं भी जाता हूँ, लेकिन जब आप एफपीओ होगा तो डायरेक्ट जो है 400-500 किसानों का जो इनपुट है वो आप सीधे जो प्रोडक्शन वाली कंपनी है उससे, तो क्या होगा जो बीच में डीलर कमीशन कम हो जाएगा। जो चीज़ आपको बाजार में सपोज 100 रुपये मिलती है, अगर आप एफपीओ खरीदता है तो हो सकता है आपको 60-70 रुपये या 80 रुपये मिल जाएगा। तो एक तो वो आपकी लागत कम हो गई उसमें। दूसरा ये है कि सब लोग जब एक ही माना कोई कर रहे हैं, ये कि आप ऐसा कि देखो हमारे यहाँ उत्तराखंड में हम ये नहीं कह सकते कि एक ही फसल, बिकॉज एक ही गांव में, जैसे मैं बता रहा था अभी कि हमारा गांव लगता है कि वो है नीचे, अगर आप लगाएं तो कम से कम 2 किलोमीटर तक गांव फैला रहता है, और उसकी क्लाइमेट भी अलग होती है, तो फसल भी उसमें अलग अलग टाइप की होंगी। नीचे देखेंगे गदेरे के साइड में देखेंगे तो वहाँ आम उगता है, वहाँ आम है, वहाँ पे आपका अमरूद भी उगता है, लीची हो सकती है, और ऊपर जाएंगे तो पता लगा वहाँ जो है आड़ू, अखरोट और नाशपाती होती है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो होना चाहिए, लेकिन जो भी कर रहे हैं मतलब उसमें एक ही फसल को बहुत बड़े एरिया में, लगभग समझ लीजिएगा आपका 100-150, अगर एक पहाड़ों में एक गांव का लगभग मेरे ख्याल से जो अगर आप देखें टिपिकल जो विलेज होता है उसकी 10 से 20 हेक्टेयर तक की कल्टिवेबल लैंड होती है। तो हम ये भी नहीं कह सकते किसान को कि भाई तुम खाली फल उगाओ, भाई फल उगाएंगे तो खाएगा क्या। तो कुछ एरिया ऐसा है जहाँ आप बगीचे बना सकते हैं, कुछ एरिया ऐसा है जहाँ आप सब्जी उगा सकते हैं, कुछ एरिया है जहाँ आपको अपने खाने के लिए मतलब गेहूँ धान भी उगाना पड़ेगा। स्पाइसेस हैं, जैसे हमारे यहाँ उत्तराखंड में तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो अदरक होता है, और प्रोडक्टिविटी पूरे देश में उत्तराखंड में अदरक की हाईएस्ट है। तो ऐसे ही हमको कुछ आइडेंटिफाई, जिस क्लाइमेट में जो फसल होती है उसको क्लस्टर अप्रोच, जैसे मैंने कहा ना कि लगभग आप 8 मतलब 5-7 गाँव में एक ऑलमोस्ट एक ही फसल उगाई जाए, तो उससे क्या होगा वॉल्यूम बढ़ेगा, तो फिर मार्केट की दिक्कत हुई। और जहाँ तक मंडी है, मंडियों की भी व्यवस्था जो है वो सरकार कर रही है, लेकिन ये है कि कई जगह मंडी मैंने बताया जैसे कि बागेश्वर है, अपना करण प्रयाग मंडी है, तो ये अभी डिफंक्ट है ऑलमोस्ट, वहाँ माल नहीं आता है। अच्छा, इसमें सर एक जो बड़ी बात अब और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी आई कि पर्वतीय जिलों में आपके उद्योग नहीं चल पाएंगे, बड़े उद्योग धंधों के लिए वहाँ पर कच्चा मटेरियल भी नहीं है। तो बागवानी से किस तरह से छोटा छोटा क्लस्टर में या छोटे छोटे समूह में इस तरह से अगर रोजगार की संभावनाएं तलाशी जाए तो क्या संभावनाएं हैं, इसमें क्या किया जा सकता है? मेरे ख्याल से वैसे तो हमारे प्रदेश में छोटे छोटे इकाइयाँ जो हैं बहुत हैं उद्योग, क्योंकि देखिए मैं जब डायरेक्टर था तो मैंने बड़ी कोशिश की कि बड़ी बड़ी कंपनीज वाले जो है वो जाएं, अपना पहाड़ों में जाएं, वहाँ उद्योग लगाएं। लेकिन एक तो समस्या ये है कि जैसे पहाड़ों में अभी भी अगर आप देखेंगे कि जो टिपिकल उत्तराखंड के रोड साइड पे छोटे छोटे जो कस्बे हैं वो क्या हैं, वो वर्चुअली ग्रोथ सेंटर ही हैं, लेकिन वहाँ पे फैसिलिटी देनी पड़ेंगी आपको, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, और उसके साथ में जो है वो जैसे छोटे मोटे जो वहाँ के लोकल उत्पाद पर आधारित छोटे छोटे उद्योग
स्थापित करें। जैसे मैंने बताया ना कि हॉर्टिकल्चर मामले देखें तो प्राइमरी और कुछ और आप आ जाएंगे तो सेकेंडरी प्रोसेसिंग यूनिट्स, जी जैसे आपने कहीं माना अगर आम होता है तो पल्प बना लिया उसका, तो पल्प आम आप लाएंगे तो ट्रक चाहिए, लाना पड़ेगा आपको। पल्प लाएंगे तो एक छोटे से टाटा या मतलब छोटे से उसमें आपका वो पल्प आ सकता है। जी तो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, और जो बड़े जो प्रोसेसिंग फाइनल टर्सरी प्रोसेसिंग जिसको हम बोलते हैं वो अब तो मैदान में लगे तो ज़्यादा वही बेटर है। और ऐसा नहीं, सरकार ने, भारत सरकार की या राज्य सरकार में भी हम लोग ने एक राज्य खाद्य प्रसंस्करण योजना लागू की थी, जिसमें ये था कि छोटे छोटे जितने भी उद्योग हैं उनको जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर कमोडिटी बेस्ड हो, रॉ मटेरियल वहाँ से आया। बिकॉज गाँव में तो, पहाड़ों में तो वही होना चाहिए, वही है। बाकी और आप ऐसा तो कुछ नहीं कि अगर आप वहाँ कोई यूनिट लगाएंगे, रॉ मटेरियल बाहर से आएगा तो वो तो उसमें इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा वो एक्चुअली। सर, इसमें जैसे अब हमारे युवा काफ़ी प्रोत्साहित, लॉकडाउन के बाद प्रोत्साहित हुए हैं कि हमें अपने पहाड़ों में कुछ करना चाहिए, बागवानी के क्षेत्र में कुछ करना चाहिए, तो क्या सजेशन आप उनको देना चाहें? अपना अनुभव किस तरह से शेयर कर रहे हैं आप? देखिए, मैंने जैसे बताया ना कि उद्यान विभाग हो, कृषि विभाग हो, या इधर आपका एनिमल हस्बेंड्री में आजकल वो एक वूल एंड सीप बोर्ड है, वो देते हैं शायद 5 या 10 बकरी का या गोट का एक यूनिट देते हैं। डेयरी का भी ऐसे ही है, अभी डेयरी के लिए भी है। हॉर्टिकल्चर में भी देखिए आप, जैसे मैंने बताया कि जो हॉर्टिकल्चर मिशन है उसमें 50% जो मतलब सब्सिडी पे आप बगीचे लगा सकते हैं। एक और योजना है जिसमें आपको, भले उसमें थोड़ा फंड कम होता है, लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या है वाइल्ड एनिमल की, तो तारवाड़ के लिए भी सोलर फेंसिंग होगा। हाँ, वो उसकी भी के लिए भी योजना है। और जो एक जो जिसपे जो हम बोलते हैं क्विक रिटर्न वाली, तो जैसे आप अभी हमारे यहाँ जो छोटे छोटे सैटेलाइट टाउन्स हैं वहाँ पर भी जैसे आजकल सब्जी, तो वेजिटेबल आप पॉली हाउस बनाइए छोटे छोटे। देखिए 500, भारत राज्य सरकार की योजना है, 500 स्क्वायर मीटर तक का अगर पॉली हाउस एक किसान लगाता है तो उसमें 80% छूट मिलती है। तो ये तो अच्छी योजना है। तो वो वहाँ पे फ्लोरिकल्चर भी एक है पॉली हाउस में, वो ज़्यादा उसमें फ़ायदा होता है। लेकिन पिछले 1-2 साल से हम ये देख रहे हैं कि इवन पूरे उत्तराखंड में क्या पूरे इंडिया में फ्लोरिकल्चर के जो किसान हैं उनको बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि बहुत सारी वो बंद, शादियाँ बंद हो गई थी, मंदिर बंद हो गए। तो जहाँ जहाँ फ्लावर्स की कोई मतलब डिमांड नहीं हुई तो लोगों को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन सब्जी एक ऐसी कमोडिटी है कि भाई लोग तो खाते ही हैं, तो जैसे सब्जी उगा सकते हैं। मशरूम के लिए भी एक सरकार की योजना है कि 50%, अब तो शायद इसको बढ़ा करके 60 कर दिया होगा, 50% सब्सिडी पे कंपोस्ट और केसिंग जो वो करके आप अपने नेचुरल कंडीशन में मशरूम हमारे पहाड़ी जनपदों में 3-4 महीने हम आराम से उगा सकते हैं जाड़ों के सीजन में। तो वो एक मशरूम बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन जो कि आपके वेजिटेरियन लोग हैं आप, हाँ, है ना। तो हम लोगों का जो एक वो भी मीट आउट हो जाता है जो है, जितने वेजिटेरियन लोग हैं। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि केवल बेचना ही नहीं, अपने भी, हमारे यहाँ तो पर्वतीय क्षेत्र में होता ही था कि भाई सीज़न पे हर फल खाओ आप, आदमी वैसे ही स्वस्थ रहता था। जी, आप हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आए और आपने युवाओं को बहुत सारी जानकारियाँ दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व उद्यान निदेशक डॉक्टर वी नेगी, जिनका कहना है कि युवाओं के लिए पहाड़ों में बहुत रोज़गार की संभावनाएं हैं, विशेषकर बागवानी के क्षेत्र में, लेकिन बहुत मेहनत की ज़रूरत है। और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का आपको लाभ लेना पड़ेगा, उन योजनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको, तो निश्चित तौर पर आपका फ़ायदा होगा। नमस्कार।